आइए अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस कर लिया है, इसके बाद अब हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो पहली एप्लीकेशन है, जो पहली एप्लीकेशन का हम डिस्कशन करेंगे वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट, कि कोई एलिमेंट है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेगा, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी उस ऑक्सीडेशन स्टेट की, उस एटम की। मान लीजिए अपने पास आयोनाइजेशन एनर्जी है। सबसे पहले हम ए एटम ले लेते हैं। ए एटम, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1, वो बनेगा Ag+। अब फर्दर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के बाद ये होगी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, किसकी? ए की। तो यहां पे क्या बनेगा? A2+। चार्ज क्या आ जाएगा? 2+। अब देखिए, अगर ये एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये पहली ये दूसरी, अगर लगातार हम ले रहे हैं तो उसे बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर कितनी आती है? 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है? 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या आती है? कम आती है। अगर 17 से कम आएगी या ज्यादा आएगी उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए इसको लिख देते हैं डायरेक्टली, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी? N+1 की, और यहां पे क्या है उसमें से माइनस कर देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी? N की। मतलब N+1, यहां पे 1 रखेंगे, 1+1 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले, यहां से क्या निकला? N, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन निकला। अगर इसका गैप कितना है? अगर 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहा, अगर 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहा तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो +1 है एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो +2 में एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे? मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपने पास Na है, Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट गिवन थी, वो बन गया Na+। अब इसमें से फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन निकाला, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, यहां पे क्या बनेगा? Na2+। अब Na+ स्टेबल है या Na2+ स्टेबल है, इसकी जानकारी हमें मिलेगी इस एनर्जी से, आयोनाइजेशन एनर्जी से। अगर 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये ज्यादा रही, इनका डिफरेंस ज्यादा रहा, तो क्या होगा? वो केवल पहले वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इसे क्या बोलेंगे? लोअर, और ये क्या होगी? हायर। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल या फिर विल बी एग्जिस्ट। कौन एग्जिस्ट करेगी? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि +1 लोअर है +2 से, यहां पे ये एग्जिस्ट करेगा। आइए इसको देख लेते कैसे। अगर मैं सोडियम की बात करूं, एटॉमिक नंबर 11, इसकी होगी 2p6 3s1, ये हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई थी। एस में एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। क्यों आसान है? देखिए, जब हो जाएगा 2p6, यहाँ पे 6 है, और 3s में कितना हो जाएगा? 0। और ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है? नियोन गैस की, एटॉमिक नंबर 10 की, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव कर ली। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकलना क्या था? बहुत आसान था। अब इसमें से फर्दर एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, किस में से निकलेगा? P में से, यानी कि फुली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या रहा होगा? मुश्किल रहा होगा, डिफिकल्ट रहा होगा, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, Na+1 एग्जिस्ट करेगा। यानी कि इनका डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस कितना रहा होगा? 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहा होगा, तभी एक एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर यही डिफरेंस आयोनाइजेशन एनर्जी N+1 माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी N, अगर इनका डिफरेंस, ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे जो डिफरेंस आएगा, इसलिए अगर इनका डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या आ जाता है? कम। क्या है? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आ जाता है, तो यहां पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल थी, यहां पर क्या आएगी? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी एग्जिस्ट या फिर विल बी स्टेबल। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए अपने पास क्या था? Mg ले लिया।
Mg में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, तो क्या एग्जिस्ट करेगा? Mg प्लस, एक प्लस पे चार्ज आएगा, 1 प्लस चार्ज आएगा। अगर इसमें से फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड बोली जाएगी किसकी? Mg की, तो क्या एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे? Mg2 प्लस। अब Mg प्लस 1 भी हो सकता है, Mg प्लस 2 भी हो सकता है। इनमें से कौन स्टेबल है? इनमें से स्टेबल कौन है? Mg2 प्लस। ये हम देख चुके वैसे एग्जांपल कि इसमें देखेंगे, इसमें क्या आएगा? S में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3s2 हो जाएगा, इसमें से एक निकालेंगे 3s1 हो जाएगा, यहाँ पे 2p6 हो जाएगा और 3s0। ये क्या होगी? स्टेबल होगी, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुकी है। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये क्या है? न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, बजाय किसकी? जिसमें एक पॉजिटिव होता है उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या हो जाता है? डिफिकल्ट। तो इस हिसाब से ये ज्यादा स्टेबल नहीं होनी चाहिए थी, ये स्टेबल होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था। प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? मुश्किल है। लेकिन यहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रही है, इसलिए आप यहां पे वो वाला डिस्कशन नहीं कर सकते। ठीक है, ये था आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगी। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ज्यादा देख लिया और 17 से ज्यादा दे दिया। अब अगर इनके बीच में एग्जिस्ट करेगी तब क्या करेंगे कि मान लीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी n+1 माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी n। अब इनका डिफरेंस कितना आ जाए? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आ जाए, यानी कि 11 से क्या हो? बड़ा और 17 से क्या हो? छोटा। उस केस में क्या होगा? उस केस में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी एग्जिस्ट, या फिर वो एटम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, वो एलिमेंट जिसकी वैल्यू 11 से 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आई है। और ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कौन दिखाते हैं? डी ब्लॉक या तो एफ ब्लॉक। आओ एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया क्रोमियम। क्रोमियम +2 एग्जिस्ट करता है, जी बिल्कुल करता है। +3 एग्जिस्ट करता है, जी बिल्कुल करता है। +4 एग्जिस्ट करता है, जी बिल्कुल करता है। +6 एग्जिस्ट करता है, जी बिल्कुल करता है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है। ये था ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड। ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं कि +2 वाला ज्यादा स्टेबल है, +1 वाला। किसके बेसिस पे? उनकी जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका डिफरेंस लेकर के हम ये बात बता सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। क्या कहती है नेक्स्ट एप्लीकेशन? आओ देख लेते हैं। बेहद ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट लगेंगे और कॉन्सेप्ट ही आपको ध्यान रखना है। इसे कर देते, इसे अच्छा साफ होगा। अब कंपैरिजन करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का। देखिए कैसे। मान लीजिए आपसे पूछा जाए किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है या किसी मॉलिक्यूल की है, तो बहुत लोग जवाब देते हैं कि एटम की या एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी बजाय किसके? मॉलिक्यूल की। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा ट्रू नहीं है। आओ एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल हमने क्या लिया है? एक ले लिया हमने N, एक ले लिया ऑक्सीजन, O2 ले लिया और एक ले लिया N2। एलिमेंट मॉलिक्यूल ये हमने ले लिए। कहता है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता। पहली बात मैं बता देता हूं, ये किसके बेस पे हम डिस्कस कर सकते हैं? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां मैं कुछ आइडिया दे देता हूं, कुछ बता देता हूं कि कैसे आप कंपेयर करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे नाइट्रोजन की, एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3 एग्जिस्ट करेगा। और इससे अगला ही क्या होता है? ऑक्सीजन, यानी कि 1s2, 2s2, 2p4। तो हम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, सेकंड वाले, यहां भी सेकंड वाले, 1s का हम जिक्र नहीं करेंगे। तो इनका देखिए कैसे डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले मैं कंपैरिजन कर रहा हूं N एंड N2 के बीच में।
कैसे करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से डायग्राम बनाएंगे और इनके बाहर वाले ऑर्बिटल ले लेते हैं, यहां पे लेते हैं। देखो न्यूक्लियस नीचे है, न्यूक्लियस से ऊपर कौन आएगा? 1s, 1s से ऊपर कौन आएगा? 2s, फिर कौन आएगा? 2p। ये न्यूक्लियस से क्या है? डिस्टेंस, इसकी दूरी है। आओ देख लेते हैं। हम लेंगे 2s, यहां पे ले लिया हमने 2s, और यहां पे ले लेंगे 2p, ये ले लिया जी 2p। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है जी, एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां ले लेते हैं, ये किसके एटॉमिक ऑर्बिटल है? मान लीजिए नाइट्रोजन का हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए ले रहे हैं। यहां पे लेंगे, यहां पे फिर से, यहां पे क्या है? 2s है, और यहां पे क्या आएगा? 2p आएगा। ये भी क्या है? ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्या है जी? एटॉमिक ऑर्बिटल, 2s और 2p। अब यहां पे जो ड्रॉ करेंगे, ये देखो जब हम ड्रॉ करेंगे एक की एनर्जी कम हो जाएगी और एक की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि इसको मैं क्या बोलूंगा? सिग्मा 2s। इसको हमने क्या बोला था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में? सिग्मा स्टार 2s, ये हमने बोला था। इसमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, तो यहां पे लिख देते हैं 2, और यहां पे लिख देते हैं 2। ये भी क्या है? ये भी नाइट्रोजन के लिए है। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा यहां पे, ये वाला जो आप देखेंगे, ये क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, टोटल 4 है, 2 नीचे 2 ऊपर। इलेक्ट्रॉन कितने भरे गए? 4। यहां पे कितने थे? 4। यानी कि ये जब देखेंगे, इसमें देखें या इसमें, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यानी कि 2s बनाने का भी कोई फायदा नहीं होगा, कोई खास फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हम 2p में डिफरेंस करेंगे। 2p में कितने हैं? 3 है और 4 है, और यही हम ले लेंगे n2 और O2 के लिए। तो इसलिए ये बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो n के लिए हम डायरेक्ट p ऑर्बिटल बना लेते हैं। आओ देख समझते हैं, और अब मजा आने वाला, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, बहुत आसान है। यहां पे क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है, किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। ये रहा नाइट्रोजन, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो 3 ऑर्बिटल होंगे। तो देखिए जब MOT में हमने डिस्कशन किया था, हमने देखा था 2 ऑर्बिटल कहां बनेंगे? नीचे की तरफ, और 2 ऑर्बिटल इनसे ज्यादा हाई एनर्जी के बनेंगे, ये रहे जी। इसको नाम क्या देंगे? 2p के ऑर्बिटल हैं, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। ये बात बोली थी। देखो ये क्या होंगे? अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी के हैं, और सेम एनर्जी के हैं तो क्या करेंगे? वापस में क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद एक हाई एनर्जी एक लो, यानी कि देखो मिक्स हो रहे ऑर्बिटल ऊपर नीचे, एक लोअर एनर्जी का एक हायर एनर्जी का, लोअर एनर्जी हायर एनर्जी। अब देखिए लोअर एनर्जी, इसका नाम हो जाएगा पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि 2 हैं, तो पाई 2px इक्वल टू क्या होगा? पाई 2py, क्योंकि एनर्जी क्या है इनकी? इक्वल है। अब ऑर्बिटल तो 3 है, 2 हमने बना दिए, एक ऑर्बिटल इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर बनेगा, और यहां भी ऐसे ही एक ऊपर बनेगा। ये बना दिया जी हमने। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे। p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 है जी नाइट्रोजन के लिए, 1 2 3। यहां भी देखो 1 2 3, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। अब इसमें फिल करते हैं। ये देखो इसको नाम क्या दे देंगे? इस ऑर्बिटल को सिग्मा 2pz, और ऊपर वाले को नाम क्या दे देंगे? स्टार लगा देंगे, ऊपर वाले तो स्टार है, हाई एनर्जी के, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो ये क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2pz, सॉरी सिग्मा स्टार है, ये पाई है और ये अकेला है तो सिग्मा है। अब 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 3 और 3 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं जी। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये वाले जो ऑर्बिटल होंगे ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, और जो अंदर वाले ये हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यानी कि ये जो एनर्जी लेवल हमने दिखाया इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है, ये वैल्यू आएगी जी n2 की, ये n की, ये भी n की, और बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके हैं? n2 के। अब इसको हम क्या बोलेंगे? ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या है? ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और लो एनर्जी के हैं, तो इनको बोला जाएगा, लो एनर्जी वालों को, इनको सबको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसकी एनर्जी इनसे ज्यादा है, ये ऊपर वाले, इनको क्या बोला जाएगा?
एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ABMO नाम दिया जाएगा। अब देखिए एनर्जी न्यूक्लियस के पास कौन है, BMO, देख लेते हैं BMO की सबसे कम एनर्जी, फिर एनर्जी उससे ज्यादा एनर्जी किसकी, यहां पे आएंगे कौन, एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो ये सबसे नीचे, ये सॉरी ये थोड़ा हिल गया है, ये देखिए ये कौन है, मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। उसके थोड़ा सा ऊपर कौन है, ये बॉन्डिंग, ये थोड़ा सा ऊपर एटॉमिक ऑर्बिटल, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल। उससे ऊपर क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। BMO से ज्यादा एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, और उससे भी ज्यादा एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये एनर्जी का ट्रेंड है जी। अब जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितना न्यूक्लियस से दूर होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी हम कम देंगे। यानी कि ये ट्रेंड किसका है, ये ट्रेंड है एनर्जी का, किसका, एनर्जी का। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखो BMO लिखो एटॉमिक ऑर्बिटल, ABMO एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, निशान को बस पलट दो। ये वैल्यू किसकी आ गई है, ये है जी आयोनाइजेशन एनर्जी की। देखो क्योंकि ये नीचे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ऊपर जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और सबसे दूर कौन है, ABMO। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होता तो आसानी से निकाल देते, फिर अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में होता उससे मुश्किल निकलता, और सबसे मुश्किल कौन निकलेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये एनर्जी का ट्रेंड होगा। अब देखो N2, ये रहा डायग्राम, N2 में से इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में से। कहां से निकलेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में से। और इसमें N में तो सिंगल है, ये सिंगल ऑक्यूपाई, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कहां से निकलेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल से। अब बताओ एनर्जी कम किसकी, N2 वाले की, यानी कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में से निकालना क्या होगा, मुश्किल, और एटॉमिक ऑर्बिटल उससे थोड़ा दूर है, न्यूक्लियस से दूर है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। यानी कि इनका ट्रेंड ये आ गया, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कौन प्रेजेंट है, N2 के लिए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल में कौन प्रेजेंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी ज्यादा किसकी है, एटॉमिक वाले की। तो एनर्जी इसकी ज्यादा है, सॉरी एनर्जी तो इसकी क्या है, ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल, सॉरी आसान रहेगा इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि न्यूक्लियस से क्या है, ये दूर है। तो देखो यहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा N के लिए यहां से, N2 के लिए यहां से, नीचे कौन प्रेजेंट है, BMO में कौन है, N2 के लिए। तो N2 का इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल बजाय किसके, N के लिए। एनर्जी का ट्रेंड आ गया, N में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा किसके बजाय, N2 के बजाय। ये कंपैरिजन हो गया। अब डिस्कस करते हैं जी किसका, ऑक्सीजन के लिए। आओ ऑक्सीजन के लिए बना लेते हैं, ये P रहे, ये भी क्या रहे, P है। तो देखो ये 2P, ये भी क्या है 2P, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। अब देखो इसमें जो बॉन्ड बनेंगे, एक जाएगा नीचे और इसमें दो आएंगे ऊपर। ये बात हम कर चुके हैं किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। बताता हूं थोड़ा सा कैसे किया था हमने। यहां पे दो और ऊपर इसमें एक आएगा। देखो इसमें दो ऑर्बिटल नीचे एक ऊपर है, इसमें एक नीचे दो ऊपर है। ऐसा क्या हो गया, इसमें 2s और 2p की मिक्सिंग होती है, उस वजह से नीचे चले जाते थे और एक ऊपर रह जाता था। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होने से 2s और 2p में गैप बढ़ जाता है। 2p और 2s में गैप ज्यादा होने की वजह से उनकी मिक्सिंग नहीं हो पाती। इसको बोला था sp मिक्सिंग, होती है विद sp मिक्सिंग, इसको बोला था विदाउट sp मिक्सिंग। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप देख सकते हैं। या फिर आप सिंपली याद रखें कि नाइट्रोजन में दो नीचे एक ऊपर, ऑक्सीजन में आते ही एक नीचे दो ऊपर। इनका नाम भी रख देते हैं। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये जो बने हैं ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका नाम क्या होगा, वही नाम रख देंगे। यहाँ पे देखो सिग्मा 2pz, और इसका क्या रख देंगे, सिग्मा 2px, सॉरी पाई आएगा, और इक्वल टू क्या होगा, पाई 2py के इक्वल होगा। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रॉन भरना। इलेक्ट्रॉन p में इलेक्ट्रॉन देखो ऑक्सीजन के लिए 4 है, तो 4 देखो 1 2 3 4। यहां भी क्या कौन है, ऑक्सीजन, 1 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पे। इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 4 और 4 8, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है। कैसे भरेंगे,
2 नीचे, फिर यहाँ पे ट्यों ट्यों 2 2 4 और 2 6, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। देखो ये इसका नाम क्या था, ये था जी, यह देखो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या था, ये थे एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये क्या थे, बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, यहां पे निकल रहा है जी जिसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सबसे कम, और ज्यादा किसकी थी, एटॉमिक ऑर्बिटल की। अब ये तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये कहां से निकलेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से, यानी कि किसका है, ये देखो ये बीच में, ये किसके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से O2 के, और यहां कौन है, यहां प्रेजेंट है ऑक्सीजन, यानी कि O2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बजाय किसकी, O की, यानी कि ट्रेंड अपने पास क्या आ गया, O2 की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रही होगी, कम, किससे, O से। ओ माय गॉड, यहां हमें ऐसा लगा कि किसी मॉलिक्यूल से, किसी एलिमेंट, किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रही होती है, ज्यादा, लेकिन यहां पे ट्रेंड क्या हो गया, O2 एक मॉलिक्यूल है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, किससे, O से। क्या आप ये बात समझ गए, सॉरी, देखो एनर्जी का कंपैरिजन हमने गलत कर दिया है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन है, O2 में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा आसानी से, किसकी बजाय, O की बजाय, ये हमने एनर्जी का लिख दिया, किसका लिखना था हमें, यहां पे देखो किसका निकालना था हमें, ये एनर्जी का है, लेकिन हम आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे उसका ट्रेंड क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यहां पे देख लेते हैं दोबारा, N2 में कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल में से, N में, ये N है और N2 क्या है, यहां पे है, N में से इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, आसानी से निकलेगा, बाहर है, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किसकी बात होगी यहाँ पे, N2 में से इलेक्ट्रॉन मुश्किल निकलेगा, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी N2 की ज्यादा होगी। ये एनर्जी का ट्रेंड था, अब ये जो चेंज किया है ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम एक बात सीख चुके हैं कि O और N का हम कंपेरिजन कर चुके हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में हमने बोला था, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, P में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे ऑक्सीजन की क्या रही होगी, ज्यादा एनर्जी रही होगी, यानी कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, किससे, ऑक्सीजन से। अब इसको यहां पे टिका देते हैं, एनर्जी ज्यादा किसकी, N की, और कम किसकी, ऑक्सीजन की, तो ये यहां पे टिका देंगे। देख लीजिए, मान लिए इस ट्रेंड को दोबारा लिखते हैं, यहां पे कर देते हैं, यहां पे लिख लो N2, यहां पे लिखो N, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी, N2 की है जी। अब यहां पे लिखो ये, यहां पे लिखो O, यहां पे लिखो O2, ज्यादा किसकी है, ज्यादा O की है जी। अब इनको यहां पे टिकाना है, इन दोनों में से ज्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन की, तो इसको यहां से उठा के यहां रख दो, यहां क्या है O, यहां क्या आ जाएगा O2। क्या आपको ये बात समझ में आई कि हमने इसको उठा के कैसे रखा है, N और ऑक्सीजन का हम कंपेयर कर लेते हैं। तो ये था जी आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। किसी एलिमेंट के साथ हम मॉलिक्यूल का बिल्कुल कर सकते हैं, हम MOT से बता सकते हैं ये बात। आओ जरा आगे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, कैसे करते हैं देखिए। अब हम लेके आते हैं थोड़े से अलग टाइप के सारे मॉलिक्यूल ले लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। उनको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व ट्रिक आप अपनाएंगे, आओ मैं बता देता हूं, बेहद आसान है। देखो इस चीज को, हम जो पिछली क्लास में दिया था सवाल वही डिस्कस कर लेंगे। क्या दिया था याद कीजिए, क्या आपने वहां पे जाके कमेंट किया, क्या आप वहां बता पाए? तो वो था जी सवाल, क्या था, आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी थी किसकी, CH4 की, NH3 की, H2O की और HF की। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आपको बताना था, ये मॉलिक्यूल है। देखिए हर मॉलिक्यूल के लिए हम वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जाएंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं। आओ मैं डायरेक्ट बताता हूँ कैसे। मान लीजिए CH4 बनाता हूँ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बॉन्ड बने हुए हैं। नाइट्रोजन में देखो NH3, 3 हाइड्रोजन नीचे, 1 लोन पेयर। ऑक्सीजन में
2 हाइड्रोजन नीचे और 2 क्या बचे हैं, लोन पेयर। HF में देखो HF और यहां पे लोन पेयर कितने हैं, 3 है जी। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बॉन्ड क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन C और H के बीच में शेयर है, ये इलेक्ट्रॉन देना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि 2 न्यूक्लियस के बीच में शेयरिंग है इन इलेक्ट्रॉनों की, और यहां पे एक ही न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन है। यानी कि एक बात तो तय है, जो CH4 की आयोनाइजेशन एनर्जी है इनसे कंपैरिजन कर नहीं सकते, यानी कि बहुत ही ज्यादा होती किसकी, CH4 की। अब इनमें कंपैरिजन कर लेते हैं। इनमें सबसे मेजर मिस्टेक ये होती है कि हम क्या सोचते हैं, जितने ज्यादा लोन पेयर उतनी आसानी से डोनेट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहां पे चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखो FON, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा, होल्ड करने की, इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा। अगर होल्ड आसानी से करेगा या ज्यादा करेगा तो मुश्किल से देगा। यानी कि अमोनिया क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर ऑक्सीजन दे देगा, और सबसे मुश्किल जो डोनेट करेगा वो कौन है, HF। यानी कि CH4 की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा। फिर मुश्किल कौन देगा, फिर देगा HF, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की, फिर डोनेट कर पाएगा H2O, और सबसे कम जो डोनेट कर पाएगा वो क्या है, NH3। सॉरी, ये उल्टा कर दिया। डोनेट आसानी से कौन करेगा, NH3, फिर कौन करेगा, H2O, और सबसे मुश्किल से कौन डोनेट करेगा, HF। ये CH4 अपना अलग है। यानी कि इसको मैं रखना चाहूं, इसको मैं इधर रखूंगा क्योंकि इससे मुश्किल से डोनेट करेगा। देखो, सबसे मुश्किल डोनेट करेगा CH4, कोई दो राय नहीं। फिर मुश्किल कौन देगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी है, HF की, सॉरी ये ठीक था, फिर H2O की, और सबसे लो किसकी होगी, NH3 की। ठीक है, ये गलती से हो गया था, ये ठीक था। तो अब आप इसको आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे डोनेट करेगा। आप डायरेक्ट ये भी सोच सकते हैं, अमोनिया क्या होता है, बेस की तरह काम करता है जनरली, जब वाटर सोलवेंट लेते हैं बेस की तरह काम करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, बेस का काम इलेक्ट्रॉन देना। फिर H2O देखा हमने, H2O क्या है, एम्फोटेरिक नेचर, यानी कि एसिड की तरह भी काम करेगा, बेस की तरह भी काम करेगा। ये केवल बेस था, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब बात करते हैं HF। HF तो क्या है, एसिड है, और एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से देगा इनकी बजाय। आप ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन बहुत से एक्सेप्शन आएंगे, वो सोल्व नहीं कर पाएंगे इसे। ठीक है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ मैं करवाऊंगा तब पूरे डिटेल में बताऊंगा वहां पे कैसा ट्रेंड आ सकता है। मान लीजिए जिसके नीचे आ जाए तो कैसे कंपैरिजन करोगे, नीचे वाले एलिमेंट, कार्बन के नीचे SiH4, ये रही, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन HCl, इसके नीचे H2O के नीचे H2S, इसके नीचे PH3। ये आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ये बेहद ही आसान है। ठीक है जी, क्या आपको समझ में आया? अब थोड़ा और आगे चल लेते हैं। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो फिर क्या करेंगे? इसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा देख लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग थी, तो हमने उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर ली थी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही सेम हो जाए तो फिर क्या करेंगे, आओ जरा देखते हैं। मैंने ले लिया PH3, ये रहा जी PH3, और एक इसके ऊपर लोन पेयर है। अब ले लिया PF3, यहां पे 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ये रहा जी, और यहां पे क्या है, एक लोन पेयर है। सेंट्रल एटम देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फास्फोरस दोनों सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू दोनों की क्या रही होगी, सेम। अब लोन पेयर चेक करो कितने हैं, लोन पेयर भी दोनों पे क्या है, एक एक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम चेक करेंगे ये, और इसको क्या बोलते हैं, दैट इज साइड एटम। क्या होता है, इसे बोलेंगे साइड एटम। ठीक है जी, साइड एटम की क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। फास्फोरस और फ्लोरीन में, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे पार्शियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। ऐसे तीनों खींचेंगे, इस पे पार्शियल पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ज्यादा, और पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा आ जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन देना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आसानी से कौन देगा, PH3।
तो इनमें से आसानी से जो देगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या रही होगी, कम, और इसकी क्या रही होगी। आइए